चलिएगा, देखिए आपसे सवाल क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित, 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होती है? जिसका लास्ट का 2 डिजिट आपका 4 से पूरी तरह विभाजित हो, है ना। तो जिसका लास्ट का 2 डिजिट पूरी तरह से विभाजित हो, तो कौन सा ऑप्शन में लास्ट का 2 डिजिट आपका पूरी तरह से विभाजित हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 4 एकम 4, 3, 4 नमा 36, 19 बार में। ऑप्शन ए आपका सही है। सी में भी देखिएगा 54 आपका 4 से विभाजित नहीं है ना। 66 भी 4 से विभाजित नहीं है, 90 भी 4 से विभाजित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया आपका, है ना। चलिए यहां पर सही कर लीजिएगा आप लोग कि 36 पे बार है, 36 पे आपका बार दिया हुआ है, रेकरिंग जिसको बोलते हैं, रेकरिंग दिया हुआ है, 36 पे रेकरिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बताइए इस तरह के रेकरिंग वाले सवाल को क्या करते हैं? दशमलव के बाद जितना भी अंक है सभी को लिख लीजिए। दशमलव के बाद वाली संख्या 126 या 36, है ना, उसमें से घटा दीजिए कि जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो ये आपका घट जाएगा 126 बटे में हो जाएगा जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9, और दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। यही ना आपका आंसर हो जाएगा ना। तो इसको घटा के देखिए तो कितना हो जाएगा? 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 1 गया 5, है ना, और ये 2, 12, 510 और 99,000। तो ये 0 से 0 कट गया। अब कितना से कटेगा? 9 से कट जाएगा। 9 एकम 9, 3, 9 तिहाई 27, 8 9 नमा 81, और ये 1100 बार में। तो कितना हो गया? 139 बटा में 1100 हो गया ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो जितने अंक पर रेकरिंग नहीं रहता है ऊपर में उतना को घटा लेते हैं, है ना। बटा में वही आएगा जितना पर आपका रेकरिंग है उतना 9, और जितने पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कौन सा आया? ए नंबर। देखिएगा कभी भी इस पैटर्न में अगर आपको संख्या दे दिया जाए ABC 3 अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो वैसा संख्या 13 से विभाजित होता है। तो 13 भी आपका एलसीएम है ना। एलसीएम आपसे पूछा है तो किसी जो दिया गया संख्या है उस सब से विभाजित होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं। तो आप बताइए कि यहां पर ABC 114 है, तो एबीसी फॉर्म में है, लेकिन यहां भी 124 है एबीसी फॉर्म में। ये तो आपका देखिए 141 है 114, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। 142 214 ये तो ऐसे ही नहीं होगा, लेकिन ए और बी में क्लैश कर गया, है ना। अब कहिएगा कि इस दोनों में कैसे छांटिएगा? तो आप बताइए कि 21 भी आपको दिया हुआ है। 21 ऐसा संख्या है जो 3 और 7 से विभाजित है, यानी कि 3 से भी विभाजित और 7 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 3 से विभाजित होने का क्या नियम है? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। आप इसके अंकों का योग लीजिए तो 4 2 6 1 7 4 11 2 13 1 14, 3 से विभाजित नहीं है। तो इसका चेक कर लीजिए ना, 4 4 8 2 10 2 12, ये 3 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए। तो पूरा एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आ जाएगा? 13। चलिए बहुत अच्छा। ये क्या है? 3 लगातार संख्या का गुना है, फिर बीच में प्लस,
फिर 3 लगातार संख्या का गुना है। तो अगर हम इसे a मान लेते हैं तो ये a क्यूब हो गया और ये b क्यूब हो गया। तो ऊपर में a क्यूब प्लस b क्यूब है, नीचे में देखिएगा क्या है। अगर हम देखें तो ये a स्क्वायर है और ये देखिएगा तो a माइनस ए बी है और ये देखिएगा तो प्लस का बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। और नीचे में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए तो ये आपस में कट गया कि नहीं, तो बच क्या गया आपका a प्लस बी। ए किसको माने हैं, 8.73 को माने हैं और b किसको माने हैं, 4.27 को माने हैं। दोनों को जोड़ना ही तो है। तो 7 3 10, 7 2 9 1 10, 8 4 12 1 13, 13 आपका आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे, मूल्यांकन कीजिए। कितना आएगा, ऑप्शन 2, 2 या 4। अच्छा ये देखिए, आप देखिएगा यहां पर कौन कौन सा है। 469 को अगर a मान लें, 174 को b मान लें, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बीच में माइनस, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। और नीचे में क्या है, a गुना b यानी कि ए बी है। तो जब भी इसको तोड़िएगा तो ध्यान से देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, माइनस a स्क्वायर, माइनस से गुना करते चलिए, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। अब बटा में ab है आपका, ठीक है। a स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया तो ऊपर में क्या बचा, 2ab या प्लस 2ab, 4ab बचा है ना। बटे में नीचे ab है तो ab कट गया तो कितना आ गया, 4। संख्या का जरूरत ही नहीं है आपको। तो कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, याद रखिएगा 4ab के बराबर होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। ये तो यहां पर आपको डिराइव कर दिए, अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट आप कीजिएगा ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। चलिए नेक्स्ट करेंगे। इसका आंसर किए हैं 31 बटा ये 32 कर लीजिएगा, है ना। तो इसका तरीका क्या है, आप घातांक करनी में पढ़िएगा। रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट दिया हुआ है, तो रूट के अंदर कौन सा संख्या है, लगातार संख्या 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 का पावर लेंगे। आप बताइए कि ये स्क्वायर रूट है ना सारा, ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब यहां पर 2 है ना। तो 2 से 2 में गुना किए 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि नीचे में आप 32 ले लीजिएगा। स्क्वायर रूट का पावर नीचे में ही आएगा, ऊपर इससे एक कम चढ़ा दीजिएगा। यही आपका आंसर है ना। तो जितना स्क्वायर रूट है उतना बार आप गुना कर दीजिए 2 को आपस में। यही क्यूब रूट रहता तो क्या करते, 3 से गुना करते चले जाते, है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। एक 145, ठीक है। एक बल्लेबाज का 11 पारी का कुछ औसत रन है, ठीक है। अब 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, उसका औसत
5 कम हो जाता है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, यह आपसे पूछा है। आप बताइए 11 पारी तक कुछ रन, औसत रन उसका रहा होगा, 11 पारी तक कुछ ना कुछ एवरेज रहा होगा। तो मान लीजिए कि 11 पारी तक एवरेज जो है x है, तो एवरेज गुना टोटल पारी की संख्या उसके द्वारा बनाया गया कुल रन हो जाएगा। अरे कुल रन कैसे निकालेंगे, एवरेज गुना पारी की संख्या। तो उस बल्लेबाज के द्वारा 11 इनिंग में टोटल रन कितना बनेगा, 11x बनेगा। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, चलिए इसमें 90 रन जोड़ दीजिए, तो ये टोटल रन हो गया 12 पारी का। 12 पारी का रन हो गया कि नहीं। कहता है कि उसका औसत जो है 5 कम हो जाता है। तो अब बताइए कि अब टोटल पारी आपके पास कितना है, 12 पारी है। अब पहले औसत आप माने थे x, तो x माइनस 5, तो ये भी तो 12 पारी का कुल रन हो गया, ये भी 12 पारी का कुल रन हो गया। ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं, होगा ना। तो यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये 11x है, ये 12x है, 12x उधर जाएगा, 11x उधर जाएगा तो घट जाएगा, और ये 12 पंचे 60, 60 में इधर आके माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 150 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये 11 पारी के बाद का औसत है, 12 पारी के बाद का औसत क्या हो जाएगा, 5 से कम हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। कल के अपेक्षा कैसा सेट है, सेम है या उससे भारी है या हल्का, आसान ही है ना आज। चलिए बहुत अच्छा। अब ध्यान से देखिएगा, कहता है कि यदि 9:5 के अनुपात में विभाजित है, दो एक संख्या जो है 9:5 के अनुपात में विभाजित है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप बताइए कि यहां पर आपको कल भी इस तरह का सवाल आया था, है ना। तो अनुपात आपको 9:5 का दिया हुआ है, और अगर समान संख्या जोड़ा जाता है, यहां पर 8 जोड़ा जाता है, दोनों संख्या में, दोनों अनुपातिक वैल्यू में 8 जोड़ा जाता है, तो बाद का अनुपात कितना हो जाता है, 5 और 3 का अनुपात हो जाता है। आप बताइए समान संख्या जोड़ने पर आपका अंतर हमेशा समान होना चाहिए कि नहीं। तो यहां पर अंतर कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और यहां का अंतर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो बराबर करने के लिए नीचे 2 से गुना कर दीजिए, तो इसमें भी 2 से गुना कर दीजिएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा, और इसमें भी 2 से गुना कर दीजिएगा, ये 10 हो जाएगा। आप बताइए अनुपात में यह 9 से 10 हो रहा है, यहां भी देखिए 5 से 6 हो रहा है, तो अनुपात में 1 जोड़ना पड़ रहा है आपको, जबकि सवाल में दिया हुआ है कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना, 1 यूनिट 8 के बराबर, तो ये इसका 8 गुना। तो आपसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि 9 आपका अनुपात में बड़ा है, इसका 5 गुना की 8 गुना, 8 गुना ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, हो जाएगा ना। एक ही स्लाइड में 2-2 सवाल दे दिया। अब बताइए नंबर सवाल कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 44% कम है। दो संख्या, पहला दो संख्या 30% और 44% कम है, तो किससे कम है, तीसरा संख्या से कम है, तो जिससे कंपैरिजन किया गया उसको 100 मान लीजिए। तो पहला दो संख्या जो है, ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या 30% कम है तीसरी से, तो 100 माने तो ये 70 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 44 कम है तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा।
आपसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पहले तो ये देख लीजिए कि कितना कम है, तो 14 कम है, तो प्रतिशत कम का निकाल लीजिए वैल्यू। तो ये 14 कम है कितना में, 56 में, और गुना, सॉरी 70 में, 70 में होगा, 70 में होगा। 14/70 अगुना 100, तो 14 पंचे 70 और 5 गुने 20, 20 बार में आपका आ गया, 20% आपका कम है ना। चलिए नेक्स्ट किया जाए। कितना आ गया, 9500। अब ध्यान से देखिए, एक वस्तु को 9% लाभ पर बेचने पर तथा 7% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 190 रुपया का अंतर है। यानी कि इसको 9% लाभ पर बेचे और इसको 7% लाभ पर बेचे, दोनों का अंतर कितना है, 190। यानी कि प्रतिशत लाभ का अंतर कितना हुआ, 2% का अंतर है। तो 2% का वैल्यू कितने के बराबर, 190 के बराबर। आपसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है। तो 100% आप बताइए, इधर का 50 गुना है, तो इधर भी 50 गुना ले लीजिए ना, 50 गुना ले लीजिएगा तो 19 पचे 95, 100 हो जाएगा, हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% का छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, जिसका क्रय मूल्य जो है दुकानदार के लिए 600 रुपया, यानी कि क्रय मूल्य आपको 600 दिया हुआ है। तो आपको क्या बताए थे, एक ब्रह्मास्त्र बताए थे ना प्रॉफिट लॉस में, कि जब एक छूट दिया रहे और लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत दिया रहे और क्रय मूल्य या अंकित मूल्य में से एक चीज दिया रहे, तो हमेशा सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लीजिए आराम से। कल भी ये चीज आया था, है ना। तो सीपी में हम लोग क्या करते थे, 100 में से डिस्काउंट को ही घटा देते थे, उल्टा यहां करते थे। एक्चुअल में डिस्काउंट किस में घटता है, एमपी में, लेकिन यहां पर उल्टा घटाएंगे, सीपी में घटाएंगे। और एमपी में आपका लाभ या हानि को जोड़ घटा दीजिए। तो 100 में अगर लाभ हो रहा है तो जुटेगा, हानि हो रहा है तो घटेगा, है ना। तो आप बताइए कि यहां पर से 20% का छूट दिए तो सीपी कितना हो गया, 80 हो गया, और ये 25% का लाभ कर रहे हैं तो 125 हो गया। अनुपात को और छोटा कर लीजिए, 16 हो गया और ये 25 हो गया। अब नहीं ना छोटा होगा। अब देखिए सीपी एक्चुअल में कितना है, 600, है ना। तो ये इसका देखिएगा 16 तिहाई 48, 12 16 72 से 37.5 गुना है।
16 × 85 37.5 हुआ कि नहीं? तो इसका भी 37.5 ले लीजिए। अब गुना मत करने लग जाइएगा। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आपका पॉइंट में दिया हुआ है, बाकी तो पूरा पूरा है। तो कितना हो जाएगा? सारा चीज दिमाग का बत्ती जला के रखिए, नजर भी आपका एक ऑप्शन पे होना चाहिए लास्ट टाइम में, है ना, जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो 937.50 है ना। तो यही छोटा छोटा आदत आपको मॉक टेस्ट में लगेगा। अब चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा। कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपया तथा 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाता है, तो ब्याज का दर ज्ञात करना है ना। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है ना। तो कोई धन, मान लीजिए कि वह धन आपका पी है। पी जो है आपका 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 690 रुपया हो जाता है। आप बताइए, फिर यही चीज आपका 5 वर्ष, यानी कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष लगा, है ना। ये आपका 750 रुपया हो गया। आप बताइए, इस 690 से 750 जाने में एसआई कितना बढ़ गया? 60 बढ़ गया। इसका मतलब हुआ कि एसआई 2 साल का आपका 60 है, तो 1 साल का कितना होगा? 30 होगा। और अगर 3 साल यहां से गया है, तो 3 साल में यहां से एसआई कितना होगा? 90 होगा कि नहीं? अगर 90 इसमें एसआई है, तो 600 रुपया आपका क्या हो गया? 90 घटा दीजिए तो 600 कितना हो गया? आपका मूलधन हो गया कि नहीं? मूलधन आपका दिया हुआ है। एसआई अगर 90 लीजिएगा तो समय 3 वर्ष, एसआई 60 लीजिएगा तो समय 2 वर्ष, अगर एसआई 3 लीजिएगा तो समय 1 वर्ष लीजिएगा। तो एसआई आप कितना लेना चाह रहे हैं? चलिए 1 ही वर्ष का लेंगे तो 30 रुपया हो गया, तब समय आपको 1 साल लेना पड़ेगा। तो यहां से रेट निकाल लीजिएगा। रेट बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन गुने समय, यानी कि 600 अगुना 1। ये 0 से 0 कट गया, 6 पंचे 30, 5%। तो अच्छा सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का, ऑप्शन नंबर डी। सारा सवाल आपको करवाया हुआ है फाउंडेशन में। चलिए नेक्स्ट किया जाए। चलिए आप बताइए कि समान राशि पर 2 वर्ष में क्या हुआ? 27,500। चलिए देख लेते हैं। समान राशि पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के राशियों का अंतर जो है वह 44 है ना। तो यदि ब्याज का दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि का गणना कीजिए, यानी कि मूलधन आपसे पूछा है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है 44 रुपया, है ना। अगर प्रतिशत दर आपको दिया हुआ है 4%, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। अगर 2 साल का दिया हुआ है तो पी जो है इसका स्क्वायर, हर का स्क्वायर मान लीजिए, तो 25 का स्क्वायर कितना जी? 625। अब 2 साल का बात किया है, पहला साल ये दूसरा साल, पहला साल दूसरा साल, पहला साल में भी 1/25 लगाइएगा, तो ये कितना पड़ेगा? 25। दूसरे साल में भी 1/25, तो ये कितना हो जाएगा? 25। और इसका अब देखिएगा एसआई कितना आ गया? एसआई आपका आ गया
50 आ गया। और सीआई निकालिएगा तो इसका भी 1/25 लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं। तो सीआई 25, 25, 50 प्लस 1, 51 हो गया सीआई। 51 हो गया सीआई। दोनों का डिफरेंस यहां से कितना दिख रहा है, 1 का, जबकि सवाल में दिया हुआ है कितना का, 44 का। तो ये इसका कितना गुना, 44 गुना। तो आप माने हैं पी 625, तो 625 का 44 गुना ले न लीजिए, कितना हो जाएगा, 27,500 हो जाएगा। हाँ, वो भी डायरेक्ट आप फॉर्मूला अगर याद है तो लगा सकते हैं। याद है तो बहुत अच्छी बात। एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर सीआई और एसआई का आपका 2 वर्ष का अंतर दिया रहे, मूलधन निकालना हो, तो पी बराबर होता है डिफरेंस गुने 100 का स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, जिनको फार्मूला याद रखना याद रख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए है। अगर 3 वर्ष का आ जाएगा तो फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप कुछ भी पूछिएगा सारा आंसर आएगा। हाँ, उसमें और ये कितना हो जाता था, 300 प्लस आर हो जाता था 3 वर्ष में वो। चलिए अब आपसे देखिएगा, मिक्स्ड प्रोपोर्शन का सवाल है कि 15 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, 10 आदमी उसके दोगुने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे। तो 15 आदमी काम को 20 दिन में पूरा करा, तो पूरा काम एक काम हो गया, काम नीचे, हमेशा काम नीचे, है ना। अगर वही काम आपको 10 आदमी इससे दोगुना काम करना है, तो x दिन में दोगुना काम है, ये अगर काम यहां पर 1 है तो यहां पर 2, तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए ना, ये 2 बार में कट गया, 2 दूना 4, 15 चौके 60, है ना। अब इससे आसान तो हो नहीं सकता है सवाल। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा, पाइप और टंकी का ये सवाल है कि दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को 32 और 48 मिनट में, पी जो है आपका 32 मिनट में और यह जो है आपका 48 मिनट में, क्यू 48 मिनट में भर सकता है, ठीक है। दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप क्यू को, यहां क्यू होगा, क्यू को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक जो है 24 मिनट में भर जाता है। तो पाइप क्यू को कब बंद किया गया, यह आपसे पूछा है। यह अच्छा सवाल है, आप ध्यान से देखिएगा कि शुरुआत कौन किया टैंक को भरना, पी और क्यू दोनों मिलकर शुरुआत किया, किया ना, दोनों मिलकर शुरुआत किया। बाद में पी को बंद कर दिया गया कुछ समय के बाद, इतना नहीं पता है कि कितने समय के बाद क्यू को बंद कर दिया गया, तो बाद में पी अकेला बचा होगा, पी ही ना बचा, क्यू क्यू को बंद किया तो लास्ट में कौन बचा, पी बचा। तो इस तरह से शुरुआत से अंत तक का जो टैंक भरने में समय लगा वह 24 मिनट लगा। 24 मिनट में क्या हुआ, टैंक भर गया। तो अब से पूछा गया है कि यह समय बताइए जहां पर क्यू को बंद किया गया, जहां पर क्यू को बंद किया गया।
लाइट कट गया, इन्वर्टर। गर्मी में यही प्रॉब्लम है। कितने नंबर पे थे? आ गया ना? चलिए, अब ध्यान से फिर से देखिएगा। सवाल क्या कह रहा था कि P और Q, एक टैंक को 32 मिनट, और P आपका 32 मिनट में भर सकता है अकेले, और Q जो है आपका 48 मिनट में भर सकता है। ठीक है, दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ठीक है, और कुछ समय के बाद Q को जो है बंद कर दिया जाता है। ठीक है, दोनों पाइप को खोल दीजिए, ये P प्लस Q दोनों पाइप को खोल दिए, कुछ समय के बाद Q को बंद कर दिया गया, तो आपका P बचा। इस तरह से पूरा टैंक जो है वह 24 मिनट में भर गया। 24 मिनट में भर गया आपका। ठीक है, तो पाइप Q को कितने समय के बाद बंद किया गया था, यह आपसे पूछा है। आप बताइए कि टैंक का क्षमता कितना हो गया? 32 48 का एलसीएम ले लीजिएगा, 96 हो जाएगा। ये टैंक का क्षमता, तो P का भरने का क्षमता कितना? 3, और Q का भरने का क्षमता 2। आप बताइए कि शुरू से अंत तक कौन टंकी को भर रहा है? P ना भर रहा है, तो यानी कि P जो है 24 मिनट तक काम किया होगा भरने का, है ना? तो P जो है 24 मिनट तक में कितना भर दिया होगा? 1 मिनट में आपका 3 भाग भरता है, तो 24 मिनट में कितना भरेगा? 24 तिहाई 72। जो अब शेष जो बचा होगा वह क्यों ही ना भरा होगा, है? तो जो शेष अब कितना बचा है आपका? शेष 90 में से 72 घटा दीजिए, है ना? तो 72 घटा दीजिए तो 18 आ गया। तो यह क्यू कितना देर में भरेगा? कितना आएगा? 96 में से घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 24 आ गया। तो आप बताइए ये इसको भरने में कितना समय लगेगा? तो यानी कि यहां पर वह कितना देर काम किया था? 12 मिनट। 12 मिनट के बाद क्यू को बंद कर दिया गया था। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना? तो ये अच्छा सवाल था आपका। क्या गलती था? अच्छा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक था। चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा, ए और बी दो स्थान के बीच की दूरी 55 किलोमीटर है। ठीक है, ए और बी दो स्थान है, ये आपके बीच की दूरी जो है आपका 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर है। ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए और बी दोनों स्थान से एक एक घुड़सवार एक दूसरे की तरफ 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हैं। तो यहां से एक घुड़सवार चला 12 के रफ्तार से,
यहां से एक घुड़सवार चला 12 के रफ्तार से इस ओर बी की ओर, और बी से एक घुड़सवार ए की ओर चला 10 के रफ्तार से चला चला ना, दोनों एक ही समय पर चलते हैं, तो कितने देर के बाद दोनों के बीच की दूरी 11 किलोमीटर हो जाएगी। तो मान लीजिए कि ये कुछ रफ्तार से कुछ समय तक यहां तक चला होगा और इसी रफ्तार से यहां तक चला होगा कुछ समय तक, तो दोनों के बीच जब 11 किलोमीटर बच गया तो कितने समय के बाद दोनों के बीच का दूरी 11 किलोमीटर। यह पहले बताइए, आ गया लाइन गया, यह पहले बताइए कि अगर आप यहां से यहां तक आए और यहां से यहां तक ये बी से जो घुड़सवार चला था आया पहुंचा, तो आप बताइए कि दोनों मिलकर कितना दूरी तय किया। अरे टोटल 55 है, आप दोनों के बीच 11 किलोमीटर है, तो 44 किलोमीटर दोनों मिलकर चला कि नहीं। तो चला 44 किलोमीटर, अब टोटल चला 44 किलोमीटर, यानी कि दूरी आपका 44 किलोमीटर है। तो दूरी का आप क्या कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो मान लीजिए कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से टी समय तक चला, प्लस ये 10 के रफ्तार से जितना देर ये चलेगा उतना ही देर ये चलेगा ना, दोनों के द्वारा चला गया समय तो बराबर है ना। जितना देर में ये यहां पहुंचा उतना ही देर में ये यहां पहुंचा होगा। भले ही ये 10 के रफ्तार से चला तो कम दूरी चला हुआ, ये 12 के रफ्तार से चला तो ज्यादा दूरी चला, लेकिन दोनों का मिलाकर दूरी तो 44 ही होगा, काहे कि टोटल दूरी 55 था, 11 किलोमीटर अब दोनों के बीच की दूरी है। तो यह आपका मिलाकर कितना हो गया, 44 हो गया। तो यहां से क्या हो गया, 12 10 22 टी बराबर 44। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में क्या है कि अगर आप इक्वेशन बना लिए तो फिर बहुत हल्का है, 2 घंटा के बाद आपका 11 किलोमीटर का दूरी रहेगा, है ना। चलिए, हाँ बोलिए। क्या चीज बोले, तो ठीक तो है, 12 10 22 वही तो जोड़े तो है। हाँ तो कितने समय के बाद, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, वही वही हो गया। हम्म, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अच्छा सेम दे दिया क्या, 2 क्वेश्चन एक ही बार दे दिया है। चलिए ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोड और मीडियन, खास करके रेलवे में आजकल आपका एसएससी भी अपने सिलेबस में ऐड कर दिया है ना। तो रेलवे का तो ये सब पेटेंट सवाल है, एक ना एक सवाल आपको दिख जाएगा, है ना। और आपका जो आने वाला बिहार एसएससी है उसमें भी कभी कभार पूछ दिया है, तो इसके लिए तैयार रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या पूछा है, ये सारा संख्या दिया हुआ है, अंकों का बहुलक यानी कि मॉड ज्ञात करना है। मॉड क्या होता है कि जो सबसे अधिक बार आया है वही मॉड हो गया। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और 6 तो 3 ही बार आया और 7 2 बार आया, तो मॉड आपका क्या हो गया, 8 हो गया। मॉड आपका 8 हो गया। एक ऑप्शन में क्या दिख रहा है, मॉड 8 दिख रहा है, तो ऑप्शन ये टिक कर दीजिएगा कि नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। लेकिन हम लोग माध्यिका भी निकालेंगे, मीडियन भी निकालेंगे। देखिएगा मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, दी गई संख्या को पहले आरोही क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देंगे। तो आरोही क्रम में सजाइएगा तो सबसे पहले छोटा 6 है, 6 और भी है, एगो 6 और है, एगो 6 और है, 6 के बाद 7 2 गो है, उसके बाद 8 4 गो है, 8 4 गो हो गया। तो टोटल क्या गो है, 3 2 5 4
9 गो है। अब आपसे क्या पूछा है, मीडियन पूछा है। तो अगर 9 गो पद है तो आप क्या कीजिए, 4 गो इधर और 4 गो इधर, यानी कि 9/2 प्लस 1, यही ना होगा जी। 9 + 1 बटे में 2। अरे जितना पद है उसमें एक जोड़ के आधा कर दीजिए, तो ये आपका पांचवा पद जो होगा वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। तो पांचवा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, पांचवा पद आपका 7 है। तो 8 और 7 आ गया ना। अगर 10 गो रहता तो सीधे आधा कर देते, तो यानी कि सीधे पांचवा तब भी हो जाता ना। इवेंट रहता तो नहीं, पॉइंट एवरेज नहीं निकाल रहे हैं, ये सीधे आधा कर देते हैं। तो इवेंट रहेगा तो आधा कर दिए, आधा कर दिए तो वो पद आपका मीडियन हो गया। अगर आपका ऑड है तो आप क्या कीजिएगा, उसमें एक जोड़ के तब आधा कीजिएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आरोही क्रम में लिखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि आपका कै गो पद है। अगर विषम संख्या है पद की संख्या, तो उसमें क्या कीजिएगा, एक जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। जितना आएगा वह उतना वो सा पद आपका मीडियन होगा। 5 आया तो पांचवा पद आपका मीडियन होगा। देखिए 19 भी इसी में दिया हुआ है, 1 और 2, और ये 3 और 5, 2 आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 1 2 और 3 5, उसके बीच की दूरी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसे x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको y2 बोलते हैं, तो अंडर रूट क्या होता है, कुछ भी कर दीजिए ना, चलिए x1 y1 ही कर दीजिए, और ये x2 y2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर लीजिएगा तो किसी को किसी में घटाइए, पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो x1 माइनस x2, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 माइनस y2, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो गया, -2 का स्क्वायर 4, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 हो गया, 9 4 13, यानी कि रूट 13 आ गया, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब ध्यान से देखिए, a प्लस 1/a बराबर 8 दिया हुआ है, तो a³ प्लस 1/a³। तो पावर 3 लेने के लिए क्या कीजिएगा, दोनों तरफ एक ही बार में होल क्यूब करना दीजिए, होल क्यूब कर दीजिएगा। तो होल क्यूब बराबर इधर होगा क्या, a³ प्लस 1/a³ प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू 1/a इंटू a प्लस b, यानी कि a प्लस 1/a। ये बराबर हो जाएगा 8 का क्यूब, जल्दी से बोलिए 512। ध्यान से देखिएगा, ये तो कट गया, a प्लस 1/a का वैल्यू आपको 8 दिया हुआ था, 8 गुने 3 24, यानी कि आपका 512 माइनस 24 कितना हो गया, 8 8 488 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। तो क्यूब आप एक पावर से 3 पावर में जाते हैं, तो डायरेक्ट क्या कीजिए, राइट हैंड साइड का क्यूब करके
उसमें से आपका जो दिया हुआ वैल्यू है उसका 3 गुना घटा दीजिए, है ना। इसी को बोलते हैं लोग ट्रिक। क्या? हाँ, चीज तो वही है। तो जब प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो आप खुद ब खुद इसको जनरेट कर लीजिएगा। तो दिमाग पर लोड देना है तो आपको जियोमेट्री में जाके दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में दीजिए, मेंसुरेशन में दीजिए, वहां बहुत सारा चीज याद करने के लिए है ना। तो वहां पर याद कीजिए ना, ये सब में क्या याद कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कितना आएगा? 10। देखिएगा 5 sin 14 डिग्री है, ठीक है, और सेक 76 डिग्री है। आप ध्यान से देखिएगा कि इस दोनों का मान जो है, योग जो है 90 डिग्री है। तो अगर हम इसको ज्यों का त्यों रहने दे, 5 sin 14 डिग्री इंटू ये आपका क्या है, सेक 76 है, तो सेक को हम लिख सकते हैं कॉस 90 - 14 लिख सकते हैं। तो ये आपका सेक 76, आपका सेक 90 माइनस ये लिख सकते हैं। यहां पर कॉस का दीजिएगा। सुनिए ना, आप इसको क्या कीजिए कि सेक 90 - 14 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ये 3 cot 15 है गुना ये cot 75 है, तो cot 75 को लिख सकते हैं cot 90 - 15 गुना 2 10 45। 10 45 का मान कितना? 1, तो 2 गुने 1 कितना? 2। अब ध्यान से देखिएगा, ये सेक 90 - 14 हो जाता है कौसेक 14, कौसेक 14 हो जाएगा। अब कौसेक 14 को हम लिख सकते हैं 1/sin 14। कौसेक को लिखते हैं ना 1/sin, तो ये sin 14, ये sin 14 कट जाएगा कि नहीं? तो 5 गुने 1 कितना हो गया? 5, बीच में प्लस का साइन। आप ध्यान से देखिएगा, cot 90 - 15 10 15 हो गया, 10 15 हो गया। तो आप बताइए, ये 10 15 को हम लिख सकते हैं 1/में cot 15, cot 15, cot 15 से cot 15 गया, तो ये क्या हो गया आपका 5 + 3 हो गया, अगुना। अच्छा ये प्लस है तो प्लस हो गया ये, तो ये कितना हो गया टोटल? 10 हो गया, है ना। तो जब भी साइन सेक में ये इस दोनों का मान योग हमेशा, ये तो पूरा आपको डिटेल बता दिए, जब भी 90 डिग्री हो कॉट और टेन में आपका ये भी योग 90 डिग्री हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। ये फिगर किस तरह से बना दिया, ध्यान से देखिएगा। आपका ये फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये आपका H है, ये आपका I है, और ये आपका क्या है? C है ये, ठीक है। यहां से GF एक लाइन पैरेलल लाइन गया है, ये G है और ये F है, ठीक है। DE भी एक पैरेलल इसके खींचा गया है,
ठीक है, देखिए ध्यान से क्या बोला है, HIGF और DE है ना, HIGF DE आपस में समांतर पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन है, DG आपका 6 दिया हुआ है, D और G ये आपका दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, GH आपको कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है, FI 8 दिया हुआ है, FI 8 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है EF। तो अगर आपस में लाइन जो है समांतर होती है, पैरेलल होती है, तो उसको करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगा, उसका करस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में बराबर होता है। तो अगर हम यहां से ये वाला रेशियो लें, GD लें बटे में आप GH ले लीजिए, तो उधर भी वैसा ही रेशियो लेना पड़ेगा। तो इधर क्या हो गया, EF नीचे से ऊपर लिए हैं, अब बटे में ये क्या हो जाएगा FI ले। GD का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6, GH का वैल्यू दिया हुआ है 4, EF का वैल्यू निकालना है, FI 8 दिया हुआ है, 4 दूना 8, 6 दूना 12, EF कितना आ गया 12 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए एक सवाल और है, चलिए उसमें शायद ये नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कम से कम ले तो आए होंगे। 64 आया, चलिए बिल्कुल सही है। आप ध्यान से देखिएगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला को पिघलाकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। एक बड़ा गोला है जिसका आपका जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, और इसको पिघलाकर बहुत सारा गोला बनाया गया छोटा छोटा, ये आपका 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। तो ऐसा n गोला बनाया गया, तो ये n का वैल्यू आपको पता करना। तो जब भी आप किसी आकृति को पिघलाते हैं तो उसका वॉल्यूम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वॉल्यूम इसका बराबर होगा ना, सबका वॉल्यूम जोड़ दीजिए, है ना। तो आप बताइए कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, एक गोला का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब का मतलब क्या, 10 का क्यूब बराबर ऐसा ऐसा 2.5 सेंटीमीटर वाला n गोला है, तो 4/3 एक गोले का आपका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2.5 का क्यूब। ऐसा ऐसा कितना गोला, n गोला, ये तो एक गोला का हुआ ना, ऐसा ऐसा कितना गोला, n गोला, तो n का वैल्यू निकाल लीजिए। ये 4/3, ये 4/3 कट गया ना, आप बताइए ना, ये 10 10 गुने 10 अगुने 10 है ना। ये आपका क्या है, 2.5 गुने 2.5 है, और ये n का वैल्यू। आप बताइए, यहां से एक दशमलव हटाइएगा तो इस पे एक जीरो दे दीजिएगा, यहां से भी दशमलव हटाइएगा तो इस पे एक जीरो दे दीजिएगा, यहां से भी दशमलव हटाइएगा तो एक जीरो इस पे बैठा दीजिए। 25 चौके 100, 25 चौके 100, अब 25 चौके 100, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 64 गोला ऐसा ऐसा बनाया गया, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट आपका सेट कल होगा।